चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइंड करा रहा हूँ तुम्हें मैं क्या क्या अभी तक हुआ। देखो चैप्टर नंबर 1 में तुमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि एटम से चार्ज कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, क्या बन गया, चार्ज। जब यह चार्ज स्टडी अवस्था में रुका हुआ है तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, चार्ज एक किसी वायर में क्या हो गया, मूव करने लग गया। जब चार्ज मूव करने लग गया तो बन गया इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, या फिर बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो भी चल रहा है ये चला, इसमें देखा हम लोगों ने, या फिर मैं कहूँ कि ऑस्टर्डिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब कोई करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, बन जाता है। ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्या आएगा, प्रोड्यूस व्हेन क्या है, करंट इज फ्लोइंग या व्हेन चार्ज इज इन मूविंग कंडीशन। चार्ज मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ये हमने पढ़ा। अब इस आगे में देखो अगला, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उनका नाम था माइकल फैराडे। फैराडे ने देखा या ऑब्जर्व किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जब हम लोग करंट से मैग्नेटिज्म को बना सकते हैं तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो इस प्रकार से, देख लो इसे। एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने कॉयल ली और यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, इसे कॉयल बोलते हैं क्या ना। ये क्या है आपका, एक वायर लिया जिसको कई फेरों में उन्होंने क्या किया, बांट दिया। आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा है आपका, अगर इसमें हम करंट खुद से प्रोड्यूस करवाते हैं तो दिस बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, हुआ क्या, देखो उन्होंने एक मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ठीक है, और ये देखा जब वो मैग्नेट को इसके पास लेके आए तो यह देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर डिवाइस होती है क्या करने के लिए, यह बताने के लिए कि करंट है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर ये डिवाइस यू टू डिटेक्ट करंट, तो माना कि सुई क्या हुई, इस तरफ चली गई। ठीक, उन्होंने मैग्नेट को रोक के देखा, एक बार रोक दिया, रोकने पे क्या देखा गया, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब वो लेके गए इसे दूर की ओर, यानी कि दोबारा से क्या पीछे की ओर लेके गए। डिफ्लेक्शन अगेन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन दोबारा प्रोड्यूस हो गया, डायरेक्शन उलट गई। इसका मतलब ये है कि जब इस मैग्नेट में मूवमेंट हो रहा था तो ऐसे में यहाँ पर सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा था। किस चीज़ से, रोके में नहीं हुआ, रोका गया कुछ नहीं हुआ आपका, लेकिन जब मूवमेंट किया गया उसका रिलेटिव मोशन हुआ, आगे हुआ पीछे हुआ, करंट क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। तो चेंज क्या चीज़ हुई, देखो क्या हुआ, जब मैग्नेट है तो मैग्नेट से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, अगर इसका एरिया मान लूँ मैं ए, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए। अब देखो जब इसे पास लेके आया गया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ रही थी, जब दूर लेके गया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स घट रही थी। या मैं ये कहूँ अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था जबकि रिलेटिव मोशन हो रहा था इस मैग्नेट का। ठीक है, तो जो फ्लक्स में आपका क्या हो गया, आपका चेंज हुआ, उससे प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट। इस घटना को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो यहाँ पर देखो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईएमएफ भी होगा या वोल्टेज भी होगी। ओम्स का लॉ हमने पढ़ा है। करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को। तो एसोसिएट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। तो इसका सार क्या निकला, सार समझो। जब भी किसी कॉइल से जुड़े मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्लियर। एक चीज़ और समझ लो इसमें, अगर एक्सपेरिमेंट थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो भी ऐसा ही होगा। देखो एक्सपेरिमेंट चेंज कैसे हो सकता है, देखिए ये RH है रियोस्टेट। ध्यान दो अब क्या हुआ, रियोस्टेट का मतलब होता है मूवेबल रेजिस्टेंस।
या कि हम लोग रियोस्टेट की मदद से करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे माना करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, करंट आई। जब करंट फ्लो करेगा तो दिस बिहेव लाइक ए मैग्नेट, मैग्नेट होगा तो इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, जाएंगी। अब देखो जब सिंपल करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ बगल वाली कॉइल में, लेकिन जब रियोस्टेट की मदद से करंट को बढ़ाया गया या घटाया गया, करंट घटाएंगे बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो दोबारा से देखा गया कि यहाँ पे क्या हो गया, एक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो एक ही चीज़ है ये, मैग्नेट से करवा लो या इसके यहाँ पे करंट के मानो कम ज़्यादा करके करवा लो, सेम थिंग। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, इनकी सहायता से उसने बताया अपने 2 रूल्स। क्लियर? तो अब इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो फैराडे के रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो किरचॉफ्स लॉ बताए थे मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ढंग से पढ़ना किरचॉफ्स लॉ, आ सकते हैं इस बार भी, ठीक है जी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर 2 पे है आपका फैराडेस लॉ। तो फैराडे के 2 नियम देखिए। फैराडेस फर्स्ट लॉ, देखो जो मैंने तुम्हें बताया ये चीज़ फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फैराडे का फर्स्ट लॉ है क्या है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एनी कॉइल या लिंक विद एनी क्लोज सर्किट, ठीक है, चेंजेस विद टाइम एंड इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन कॉइल। जब भी किसी कुंडली से या किसी क्लोज सर्किट से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ऐसे में उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी फिनोमेना को है क्या, इसका फर्स्ट लॉ। क्लियर? लिखवाना तो नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ समझ जाओगे इससे, या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। सेकंड लॉ देखो, दूसरा नियम ये कहता है भाई ये तो ठीक है कि फ्लक्स परिवर्तन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा, उसके लिए इनका सेकंड लॉ आया। एंड सेकंड लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, किसी क्लोज सर्किट में प्रोड्यूस होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल वह प्रोपोर्शनल होता है उससे जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। ये कौन सा है, बी, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? या फिर अगर इसे हटाएंगे हम लोग प्रोपोर्शनल को तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो ये आएगा इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। लिखो साहब, कांस्टेंट क्या गया इसमें, -1 कांस्टेंट है यहाँ पे, समझ में आया ना, माइनस का चिन्ह है ना खाली, और तो नहीं हुआ, तो -1 कांस्टेंट है यहाँ पे। माइनस साइन ये दिखाता है तुम्हें कि इंड्यूस ईएमएफ उसी का विरोध करेगा जिससे कि ये उत्पन्न हो रहा है, या अगला पढ़ोगे तुम लेंज लॉ में आएगा आगे। फिलहाल ये समझना, माइनस साइन का मतलब ये है कि इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स चेंज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोज करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये तो एक कुंडली के लिए, मान लो एक कॉइल होती और बहुत सारी कॉइल है, मान लो ऐसे करके यहाँ पे देयर आर 100 नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ऐसे में इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू होता है -n डी फाई बी अपॉन डी टी। इसे लिखिए, लिखो भाई, फैराडे के 2 नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इन्हें पढ़ लीजिएगा आप लोग, पूछता है, मतलब किरचॉफ लॉ के बाद नंबर 2 पे यही पूछे आते हैं आपसे। तो पहला लॉ है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, रिलेटेड एनी कॉइल चेंजेस विद टाइम इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन क्या है, कॉइल। एंड सेकंड लॉ इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एन टर्न है तो एन से इंटू हो जाएगा उसका, समझ में? तो यानी कि तुम क्या समझे, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का मतलब जो चुंबक से बनेगा वो वाला करंट, ध्यान रखना, मैग्नेट से जो करंट बनता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। और अच्छी बात है, एसी करंट जो आप पूरा देख रहे हो ना यहाँ पे जो आपका आ रहा है, ये सारा इंड्यूस करंट ही है आपका। कहीं पे आपका किसी डैम के अंदर क्या है, चुंबक के अंदर आर्मेचर घूम रहा है और एक करंट बन रहा है, तो एसी करंट इज एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस करंट। आगे बढ़ो, देखो
अगला आ जाओ लेंज लॉ। लेंज का नियम देखो, पहले स्टेटमेंट सुनना इसका क्या है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज बाय विच इज प्रोड्यूस। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की दिशा कुछ ऐसी होती है कि उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि ये लॉ जस्टिफाई करेगा आपका फैराडे लॉ का जो माइनस साइन आ रहा था उसको। समझो कैसे, देखिए फिर से वही एक्सपेरिमेंट है ना, गैल्वेनोमीटर और ये चुंबक जो है दैट इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक, जब आपका इसे अंदर की ओर ले जाया जाता था, यानी कि जब नॉर्थ पोल को हम लोग इस कॉइल की ओर लेके आ रहे थे, तो ऐसे में या करंट कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा कि ये वाला एंड बिहेव करेगा लाइक नॉर्थ पोल, यानी करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगा। देखो ध्यान है तुम्हें, मैंने पढ़ाया था उस समय, अगर किसी कॉइल में करंट ऐसे की तरफ जा रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो एंड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, यानी करंट कैसा फ्लो करेगा इसमें, ऐसे की तरफ, ऐसे ये करंट। ठीक है, ध्यान देना, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल इसकी ओर आ रहा है, क्या करेगा ऐसे, रिपेल करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। और जब इसे हम लोग बाहर की ओर लेके जाएंगे या नॉर्थ पोल को पीछे की ओर लेके जाएंगे, तो करंट करेगा इसकी उल्टी डायरेक्शन में, या करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि दिस एंड बिहेव लाइक साउथ पोल। डायरेक्शन क्या होगी करंट की, उलट जाएगी, तो ये एंड कैसा बिहेव करेगा, लाइक साउथ पोल। यानी कि जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो साउथ पोल बनने के कारण उसे क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। जब पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल बन जा रहा है, रिपल्सन कर रहा है, जब दूर ले आ रहे हैं तो साउथ पोल बन के अपनी ओर खींच रहा है। यानी कि मैं ओवरऑल बोलूं तो एक गति का विरोध कर रहा है। करंट कैसे बन रहा है, जब क्या हो रहा है, इनके रिलेटिव मोशन हो रहा है, और जो करंट की डायरेक्शन है कुछ ऐसी है कि यह इस रिलेटिव मोशन का ही विरोध कर रही है। तो मैंने ये स्टेटमेंट कहा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस। तो अपने ही प्रोड्यूस के कारण का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो दिस इज लेंज लॉ। ऐसे करके आप लेंज लॉ क्या कर प्रूफ कर सकते हो। ये समझ में आया क्या हुआ। अब इसमें एक चीज और समझना, लेंज लॉ क्या आता है, इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे समझो, कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन या 3 नंबर में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लेंज लॉ एंड क्या जस्टिफाई दैट इट, क्या आएगा, जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझो, मैं इसे इसकी ओर लेके आ रहा था, ये नॉर्थ पोल बन गया, दोनों के बीच कौन सा फोर्स है, रिपल्सन का। उसके बाद भी अगर हम ज़बरदस्ती से लेके आ रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क दैट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हमारे द्वारा किए गए वर्क ने जो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की है दैट काइनेटिक एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ये दूर जा रहा था, समझ में आ रहा है, इसका विरोध होना शुरू हुआ, उसके बाद भी हम इसे पीछे की ओर खींच रहे हैं, यानी कि मोशन को बनाए रख रहे हैं, तो दोबारा से वही चीज़ आएगी, द वर्क डन चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी का क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। जितनी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हुई उतनी क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस लॉ जस्टिफाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझो, ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूँ, सब जुड़े हुए टॉपिक हैं आपस में, आगे बढ़िए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, थोड़ा समझना उसके बाद, है ना। अरे यार, देखो इसे हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, प्रेरण का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन का मतलब जब किसी को देख के कोई दूसरा वाला क्या होता है, उसी के जैसा बिहेव करने लगता है। इंडक्शन में ध्यान रखना, फिजिकल टच कहीं भी नहीं होता, अभी समझाऊंगा कैसे। तो समझिए कि इसमें क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे।
देखो, माना ये पहली कॉइल है, इसमें लगा हुआ है एक सेल या बैटरी और इसको जोड़ा हुआ है हमने एक रियोस्टेट से, दिस रियोस्टेट। और हम लोग को पता है रियोस्टेट का काम क्या होता है, करंट के मान को कम या ज़्यादा करना। माना ये कॉइल नंबर 1 है, ठीक है, माना लेट इसमें करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक। एक दूसरी कॉइल भी इसके बगल में हम लोग ले गए, इस कॉइल से हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, जैसा कि पहले किया था अभी हमने, ठीक है। करंट के मान को जब हम लोग क्या करेंगे, जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। समझो, कॉइल नंबर 1 में जब करंट फ्लो करेगा तो दिस बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके आसपास क्या बन जाएगा, फ्लक्स। इसके द्वारा जब बना गया फ्लक्स, क्या क्योंकि कुंडली जो है दूसरी वाली या फिर कॉइल नंबर 2 इसके क्या बिल्कुल बगल में है, वह इससे भी रिलेट करेगा, जुड़ा हुआ होगा, तो इसमें भी फ्लक्स बन जाएगा। यानी कि इसका जो फ्लक्स है ये क्या हो जाएगा, इससे भी रिलेट करेगा, ठीक है। और इस फ्लक्स के कारण इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक। अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन, बाय द लेंज लॉ। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसके प्रोड्यूस करने वाले करंट की डायरेक्शन से क्या होगी, उल्टी डायरेक्शन में होगी। इतना समझ गए पहले कि क्या क्या हुआ। इस घटना को बोलते हैं पहले तो म्यूचुअल इंडक्शन। अगर मैं इसे 1-2 लाइनें बोलूँ तो कैसे बोलूँगा, क्या जाएगा, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन सेकेंड कॉइल व्हेन करंट चेंज इन इट्स नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF का प्रोड्यूस हो जाना, जबकि उसके बगल वाली कुंडली में धारा में परिवर्तन किया जा रहा हो, इस घटना को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण, करंट यहाँ चेंज हुआ और करंट कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, इंड्यूस करंट यहाँ पे बन गया। समझ गए। अब देखो है क्या क्या इसमें आपका कॉइल 1 कॉइल 2, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ देखिए, सबसे पहले समझिए इसमें, इसे I1 दे दूँ नाम, पहले वाले में तो I1 देते हैं नाम, फ्लक्स इसका वो जो जुड़ा हुआ है इस पर फ्लक्स जो होगा क्या होगा, Φ2। सेकेंड वाले में बात कर रहा हूँ मैं, इससे जुड़ा हुआ है आपका। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है I1 के कारण उत्पन्न हुआ है फ्लक्स I2, तो देखिए Φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। समझे, करंट I के कारण या करंट I में चेंज के कारण फ्लक्स जो है Φ2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, तो Φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। इसमें कोई दिक्कत, अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा Φ2 इज इक्वल टू MI1। पहले इतना लिखो, वेयर M इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लिखिए साहब, इतना समझो पहले, पर जुड़े हुए टॉपिक है। M बराबर है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंड वाली की जो कॉइल है उसमें जो आपका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू पहली वाली में करंट के। Φ2 इज इक्वल टू MI1 वेयर M इज ए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये समझो पहले इतना, ये क्लियर। आगे बढ़ो, तो बढ़ते रहोगे, ऐसे लिखना है इसे, जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है आपका। अब तुमसे M की अगर यहाँ से डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे, अगर यहीं से क्या डिफाइन M या व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो क्या बना सकते हो यहाँ से, देखो Φ2 इज इक्वल टू M व्हेन I1 बराबर 1 एम्पियर। अगर यहाँ पे I1 का मान 1 एम्पियर हो जाए तो M बराबर क्या हो जाएगा, Φ2। यानी मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से डेफिनेशन बनानी हो मुझे तो क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉइल व्हेन करंट फ्लो थ्रू, वो क्या आएगा, फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर। पहली कुंडली में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर सेकेंड में जो फ्लक्स बनेगा दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एक तो ऐसे बना सकते हो, और अच्छी डेफिनेशन देखो,
ये दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले को लिखना, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, ये आ जाएगा d∅2 अपॉन dt इज इक्वल टू m, तो वैसे ही रहेगा di1 अपॉन dt। मैंने दोनों तरफ dt के सापेक्ष अवकलन किया। m बराबर, ठीक है, इतना हो गया। फैराडे के सेकंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे का सेकंड लॉ। तो यहाँ से आ जाएगा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, क्या जाएगा इसका मान, E इज इक्वल टू एम di1 अपॉन dt। लिखिए, लिखो, फैराडे के सेकंड लॉ से d∅2 अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, मैंने मान रख दिया। कौन सा, ये 2, फ्लक्स का 2 है ना, इसे भी 2 लिख दो, सेकंड वाला, सेकंड वाली में। तो E2 इज इक्वल टू एम di1 अपॉन dt, लिखो। अब यहाँ से m का मान अगर निकालने को कहे तो तुम निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, जैसे यहाँ पे ऊपर E2 इज इक्वल टू m व्हेन di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1, लिखो। डेफिनेशन अगर पूछेगा तो यहाँ से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हें, यहाँ से बनाने के लिए ना। E2 का मान m के बराबर होगा यदि di1 अपॉन dt का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। अब देखो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन सेकंड कॉइल, E2 है ना सेकंड कॉइल, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल इज यूनिटरी। यानी कि प्राथमिक या पहली कॉइल में करंट परिवर्तन की दर 1 होने पर सेकंड वाली कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है वह बराबर होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक के। तो ये सारा का सारा है क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। एक बार देखो समझ में आ रहा है ये, तो मैं आगे बढ़ूँ, एक ब्रेक